आजकल करप्शन पहले की तरह छुपकर नहीं किया जाता बल्कि खुल्लम खुल्ला होता है। लोग भी अब इसे देखकर शॉक्ड नहीं होते क्योंकि ये चीज इतनी बार दिखाई देती है कि दिमाग इसे नॉर्मल मानने लगता है। सरकारी टेंडरों में जहां किसी प्रोजेक्ट की असली कीमत 100 करोड़ होनी चाहिए, वो 150 से 200 करोड़ तक चली जाती है। सीएजी की रिपोर्ट साफ बताती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगभग 20 से 30% एक्स्ट्रा खर्च दिखता है, जो कई बार अननेसेसरी चेंजेस, अंदर की सेटिंग और किकबैक की वजह से होता है। ये पूरा सिस्टम इतना कॉमन हो गया है कि कॉन्ट्रैक्टर और कुछ अफसर इसे काम का हिस्सा मानने लगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 की रिपोर्ट में भी भारत 96 स्थान पर है, यानी कि उसे 100 में से 38वां स्कोर मिला है। यानी ग्लोबली भी परसेप्शन यही है कि करप्शन हाई है और लोगों को इसके साथ जीने की आदत हो चुकी है। यहां एक और बड़ा पॉइंट आता है, आज करप्शन छुप नहीं रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इसे छुपने ही नहीं दिया। आरटीआई, सोशल मीडिया, लीक हुई डॉक्यूमेंट्स, न्यूज पोर्टल्स, इन सब ने वो चीजें भी दिखा दी है जो पहले अंदर ही अंदर होती थी। लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि जितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, उतनी ही लोगों में सेंसिटिविटी कम हो गई है। पहले एक घोटाला होता था तो महीनों तक चर्चा होते थे। आज हर हफ्ते कोई नया लीक निकलता है और लोग सिर्फ अरे फिर से कहकर आगे बढ़ जाते हैं। एक सबसे खतरनाक चीज यह है कि जब करप्शन नॉर्मल लगता है तो दो रिएक्शन पैदा होते हैं। पहला, सब ऐसे ही करते हैं वाली थिंकिंग जो पूरी सोसाइटी में फैल जाती है, और दूसरा, लोग अपने छोटे छोटे गलत कामों को भी जस्टिफाई करने लगते हैं, जैसे फाइल जल्दी करवाने के लिए 500 रुपए देना, चालान से बचने के लिए पैसे देना, क्योंकि उन्हें लगता है बड़े लेवल पर सब कर रहे हैं तो ये भी ठीक है। यही नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि करप्शन सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं करता, ये पूरे सिस्टम पर लोगों के भरोसे को खाता है। जब ट्रस्ट टूट जाता है तो सिटीजन सिस्टम को गलत समझने लगते हैं और गलत को सही मानने लगते हैं। जनता ने करप्शन को गलत की बजाय चलता है तब कहना शुरू किया जब ये धीरे धीरे रोजमर्रा के सिस्टम का हिस्सा बनने लगा। 1990 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद ब्लैक मनी का फ्लो बढ़ा और लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि बड़े लेवल पर भी सेटिंग चलती है। 2005 के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल सर्वे में 62% भारतीयों ने खुद माना कि उन्होंने कभी ना कभी ब्राइब दिया है, यानी करप्शन अब रेयर नहीं रहा, कॉमन हो चुका था। 2010 के बड़े घोटालों ने इस सोच को और तेज किया, जैसे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम का मामला, जिसमें अनुमानित नुकसान लगभग 1,76,000 करोड़ रुपए बताया गया है। मीडिया ने खूब कवरेज किया, लेकिन जनता ने देखा कि इतने बड़े मामले में भी कोई बड़ा पनिशमेंट नहीं हुआ है। यहीं से लोगों की साइकोलॉजी बदलने लगी। जब ऊपर तक कोई नहीं पकड़ा जा रहा है तो नीचे हम क्यों परेशान हो। 2024 के ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर में भी 50% से ज्यादा भारतीयों ने कहा कि पिछले कुछ सालों में करप्शन और बढ़ा है। यह साफ दिखाता है कि लोगों के दिमाग में अब एक स्थायी परसेप्शन बन चुका है कि सिस्टम वैसे ही चलता है। इसके बाद शुरू होती है सबसे खतरनाक प्रोसेस, नॉर्मलाइजेशन। जब करप्शन बार बार दिखता है तो दिमाग उसे रूटीन मानने लगता है। लोग रेशनलाइज करते हैं, यानी वो कहते हैं कि सब देते हैं मैं भी दे दूं, काम जल्दी चाहिए तो यही तरीका है। और सोशलाइजेशन वही होता है जब नई जनरेशन ये सब देखकर बड़ा होती है और उसे लगता है कि ब्राइब देना या लेना कोई बड़ी बात नहीं। रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में लगभग 50% लोग ब्राइब को फास्टेस्ट वे मानते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। एक व्यक्ति ब्राइब देता है, दूसरा सोचता है कि मैं क्यों पीछे रहूं, तीसरा इसे सिस्टम का हिस्सा मान लेता है, और धीरे धीरे मॉरल लाइंस धुंधली हो जाती है और सोसाइटी करप्शन को गलत की बजाय चलता है के रूप में देखने लगती है। जब गलती की रिपीट एक्सपोजर बढ़ती है तो दिमाग उसे थ्रेट नहीं, हैबिट समझने लगता है। इसीलिए लोग करप्ट सिस्टम से लड़ने के बजाय उसे एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मेरे अकेले के बदलने से कुछ नहीं होगा, सब चोर है वाली सोच अचानक नहीं बनी है। ये एक लंबी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन का नतीजा है। लोगों के दिमाग में ये एक माइंडसेट, बार बार एक्सपोजर, रिपीटेटिव मैसेजिंग और पूरे सिस्टम के बिहेवियर को देखते देखते धीरे धीरे बैठा है। फुआकोल्ट और एडोर्नो जैसे थिंकर्स कहते हैं कि जब भ्रष्टाचार बार बार सामने आता है तो वो मॉरल गलती नहीं लगता, बल्कि गवर्नेंस का नॉर्मल काम का तरीका जैसा महसूस होने लगता है, यानी सिस्टम खुद बता रहा है कि यही नियम है। ये सोचें सबसे तेज फैलती हैं रिपीटेटिव एक्सपोजर से, मीडिया, सोशल मीडिया, मीम्स और डेली कन्वर्सेशन से। सब जगह करप्शन को जोक बनाकर पेश किया जाता है, पर बस सब चोर हैं करप्शन इंडिया लिखकर सर्च करें
तो दर्जनों पोस्ट मिलते हैं जहां लोग मीम्स बनाते हैं। 2019 के इंडिया करप्शन सर्वे में भी 40% लोगों ने कहा कि करप्शन अब एक वे ऑफ लाइफ है, मतलब लोग इसे गलत नहीं बल्कि रोज की मजबूरी मानते हैं। इस माइंडसेट को और मजबूत करता है एलाइट कैप्चर, जहां पावरफुल लोग, बिग बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंशियल ऑफिसर, पॉलिटिशियंस ओपनली जस्टिफाई करते हैं कि काम ऐसे ही चलता है। जब बड़े लोग ओपनली सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग बेंड करते हैं तो आम जनता को लगता है कि अगर वो विरोध करेंगे तो भी कुछ नहीं बदलेगा। दूसरी तरफ गरीब या आम लोग सर्वाइवल के लिए इसे सिस्टम को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनका काम इसी पर डिपेंड है। जब लोग देखते हैं कि बड़े लोग अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं और छोटे छोटे लोग सिर्फ एडजस्ट करते हैं तो पूरा सोसाइटी एक ही कंक्लूजन पर पहुंचता है, कोई साफ नहीं है, सब चोर है। करप्शन को अक्सर डेवलपमेंट के नाम पर जस्टिफाई किया जाता है। ये सबसे खतरनाक नैरेटिव है क्योंकि लोग सोचते हैं काम तो हो रहा है तो करप्शन कोई बड़ी बात नहीं। एक आम उदाहरण है जैसे रूरल रोड स्कीम्स है। यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर कनेक्टेड फर्म को मिलते हैं, यानी कि जो उनके जानने वाले होते हैं। जो लोग सरकार के नजदीक हैं उन्हें फायदा होता है, लेकिन जब सड़क बनती है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो मीडिया और अथॉरिटीज इसे सेलिब्रेट करते हैं। लोग देखते हैं प्रोग्रेस हो रहा है और करप्शन इग्नोर कर देते हैं। इस नैरेटिव में दो तरीके सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1, पहले ज्यादा था, लोग सोचते हैं कि अब करप्शन कम हो गया है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स स्कोर 2012 से 2023 तक सिर्फ 35 से 38 बढ़ा है, यानी इंप्रूवमेंट नॉमिनल है लेकिन परसेप्शन ये बन गया है कि कुछ सुधार हुआ है। दूसरा, कम से कम काम तो हो रहा है। लोग रेशनलाइज करते हैं कि करप्शन होने के बावजूद डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए इसे टॉलरेट कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है कि करप्ट इकोनॉमीज में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का लगभग 2 गुना ज्यादा पैसा वेस्ट हो जाता है। हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में मिडिल मैन अक्सर 10 से 20% कट लेते हैं, लेकिन जीडीपी ग्रोथ या विजिबल प्रोग्रेस के नाम पर यह सब इग्नोर कर दिया जाता है। यह नैरेटिव जनता को यह सोचने पर मजबूर करता है कि करप्शन अनअवॉइडेबल है। लोग खुद को समझाते हैं अगर कुछ पैसा लीक होता है लेकिन काम हो रहा तो ठीक है। इसी लॉजिक से करप्शन समाज में एम्बेडेड हो जाता है और हर नई जनरेशन इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है। करप्शन के पीछे सिर्फ पैसे की लालच नहीं बल्कि साइकोलॉजी भी बड़ी भूमिका निभाती है। 2 मेन रीजन है। पहला, मॉरल इंडिफरेंस। लोग गलत को गलत नहीं मानते हैं क्योंकि रिपीटेटिव एक्सपोजर से वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरा, रेशियोनलाइजेशन। लोग अपने लिए जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं कि मैं इसे क्यों ना करूं। विलियम जेम्स की थ्योरी कहती है कि लोग करप्शन को सोशली टॉलरेबल मान लेते हैं जब उन्हें पर्सनल बेनिफिट दिखता है, यानी अगर उन्हें लगता है कि करप्शन से उन्हें खुद फायदा होगा तो एथिक्स पीछे छूट जाते हैं। बड़े करप्शन केसेस अक्सर सिर्फ 24 से 48 घंटे में मीडिया से गायब हो जाते हैं और इसका कारण है 24 घंटे मीडिया साइकिल्स। सबसे पहले स्कैंडल ब्रेक होता है और टीआरपी बढ़ाने के लिए वॉल टू वॉल कवरेज होती है, जनता शॉक होती है, लेकिन फिर जल्द ही फोकस शिफ्ट कर दिया जाता है। इमोशनल न्यूज, क्राइम या सेलिब्रिटी स्टोरीज डोमिनेट हो जाती और करप्शन केस पेड हो जाता है। उदाहरण के लिए गोवा में माइनिंग स्कैम में इनिशियल रिपोर्ट्स बताती थी कि 50% आयरन और एक्सपोर्ट इलीगल था, लेकिन 48 घंटे में मीडिया का फोकस दूसरी खबरों पर चला गया। सीबीआई के 7072 केसेस अभी भी पेंडिंग हैं, जिनमें से 379 और 20 साल पुराने हैं। यह दिखाता है कि इन्वेस्टिगेशन स्लो है और सिलेक्टिव मीडिया कवरेज से पब्लिक अटेंशन आसानी से शिफ्ट हो जाता है। और आज की सरकार में आप ये चीज कॉमन देख सकते हैं। मीडिया की साइलेंस कभी कभी बड़े कंट्रोल का संकेत भी देती है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अक्सर रेड्स अपोजिशन पर इलेक्शन से पहले करती हैं, जबकि रूलिंग साइड या पावरफुल लोग स्क्रूटिनी में आते हैं। लैंड डील्स या हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्स शुरू होते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लुएंशियल लोग जुड़े हो तो मीडिया साइलेंस रहती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इंडियन मीडिया को मोस्ट करप्ट कहा है। पेड न्यूज और एक्सटॉर्शंस के कारण स्टडीज भी दिखाती है कि लगभग 90% करप्शन केसेस अपोजिशन लीडर पर फोकस होते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा सीबीआई ईडी की रेड्स अपोजिशन पर ही पड़ी है, खुद की रूलिंग पार्टी पर ना के बराबर है। इसका मतलब साफ है कि मीडिया सिर्फ स्कैंडल को सेंसेशनलाइज्ड करती है और पब्लिक अटेंशन मैनेज करती है, जबकि सिस्टमिक करप्शन अक्सर अननोटिस्ड रहता है। इससे मॉरल इंडिफरेंस और नॉर्मलाइजेशन और बढ़ती है
और जनता असली अकाउंटेबिलिटी नहीं देख पाती। आज कई बड़े घोटाले कभी कभी प्रॉपर इंडिपेंडेंट जांच तक नहीं पहुंच पाते। इसका कारण है सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशंस और इंस्टीट्यूशनल वीकनेस। एजेंसीज जैसे ईडी और सीबीआई पॉलिटिकली टाइम्ड रेड्स करती हैं, ज्यादातर अपोजिशन लीडर्स पर, जबकि रूलिंग साइड पर बहुत कम एक्शन होता है। डेटा दिखाता है कि 95% ईडी केसेस अपोजिशन पर होते हैं, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ 0.1% के आसपास है। एग्जाम्पल के तौर पर 621 करोड़ के बैंक फ्रॉड में प्रॉब्स स्लो हुए जब पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे। सीबीआई की ऑटोनॉमी भी कमजोर होने की वजह से ऐसे केसेस प्रॉपर फॉलो अप नहीं पा पाते। मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा हूं, लेकिन मेरे समझाने का सारांश वही है। इनडायरेक्टली मैंने हर बात को समझाया है कि क्या मैं कहना चाहता हूं। आज करप्शन को छुपाने में सबसे बड़ा फायदा पावरफुल इलाइट उठा रहे हैं। आरटीआई कमजोर होने से जनता और वॉचडॉग इंस्टीट्यूट्स तक जानकारी नहीं पहुंचती है। 2019 के आरटीआई अमेंडमेंट ने सरकार को कमिश्नर्स के टर्म्स कंट्रोल करने का अधिकार दिया और बैकलॉग बढ़कर 29 साल तक पहुंच गया। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि करप्शन जैसे पीडीएस में राशन लीक आसानी से छुपाया जा सकता है। वॉचडॉग इंस्टीट्यूशन जैसे सीएजी, ईडी, सीबीआई और ईसी की इंडिपेंडेंस कम होने से इंप्यूनिटी बढ़ गई है। सीएजी रिपोर्ट 75% तक घट गई है। ईडी और सीबीआई के कन्विक्शन रेट हाई दिखते हैं, लेकिन ये सेलेक्टिव होता है। इलेक्शन कमीशन में अपॉइंटमेंट्स अक्सर एग्जीक्यूटिव बियास्ड होती है। इसका मतलब यह है कि पावरफुल लोग बिना डर के भ्रष्टाचार कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी कम हो गई। पार्लियामेंट और मीडिया में सवाल उठना भी कम हो गया है। मीडिया अक्सर एड्स और फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से वो दिखाई नहीं पाती करप्शन को, और पार्लियामेंट डिसरप्शन के कारण गंभीर डिबेट नहीं होती है। जैसा कि आप आज देख सकते हैं कि 7-7 घंटे डिबेट हो रही है सिर्फ किस टॉपिक पर? एक वंदे मातरम पर। आज जनता के टैक्स के पैसे का सबसे ज्यादा मिसयूज रियल एस्टेट, टेलीकॉम और सोशल प्रोजेक्ट में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर माइनिंग में इलीगल एक्सपोर्ट के कारण 921 बिलियन रुपए, जीडीपी का लगभग 1.26% लॉस हुआ। बड़े प्रोजेक्ट में कॉस्ट कई गुना बढ़ जाती है और इसका कारण अक्सर किकबैक और बिग रिगिंग होता है। रोड कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्सर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से एलोकेट होते हैं और कॉस्ट ओवररन्स 2 गुना ज्यादा तक हो जाते हैं। करप्ट इकोनॉमीज में पब्लिक इन्वेस्टमेंट का लगभग आधा पैसा वेस्ट हो जाता है और इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ता है। वे हिडन टैक्स चुकाते हैं। ब्राइब्स, इनएफिशिएंसी और इन्फ्लेटेड कॉस्ट की वजह से महंगाई बढ़ती है। पेट्रोल, गैस, टोल और दूसरे एवरीडे एक्सपेंसेस महंगे होते हैं। इलिसिट फाइनेंशियल फ्लो 1948 से 2010 में 462 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। टैक्स रेवेन्यू जीडीपी का लगभग 4% कम हो गया। पुअर लोग सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं क्योंकि उनका रोजमर्रा का खर्च सीधे प्रभावित होता है। ब्लैक मनी का अनुमान जीडीपी का लगभग 20 से 25% है। सर्कुलेट होने की बजाय करप्ट हैंड्स में चला जाता है, यानी कि गलत लोगों के हाथ में पहुंच जाता है। और हर बड़े स्कैम के बाद अचानक इमोशनल, रिलीजियस, सेलिब्रिटी या क्राइम न्यूज क्यों छा जाती है? ये एक बड़ा डाइवर्जन टेक्निक है। जब किसी स्कैम का खुलासा होता है, मीडिया और अथॉरिटीज जनता का ध्यान किसी और दिशा में ले जाते हैं। पैटर्न यह है कि स्कैंडल ब्रेक के तुरंत बाद इमोशनल या रिलीजियस न्यूज स्पाइक होती है। उदाहरण के लिए कॉल स्कैम के बाद रिलीजियस रियोट्स की कवरेज डोमिनेट हो गई और स्कैम की गंभीरता लोगों की नजरों से गायब हो गई। पब्लिक अटेंशन जानबूझकर अलग इश्यूज पर डाइवर्ट किया जाता है एजेंडा सेटिंग के अनुसार। मीडिया वही हाईलाइट करता है जिसे दिखाना है। मीडिया कंट्रोल के लिए एड्स और फाइनेंशियल प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्कैंडल्स पर चर्चा कम हो। करप्शन को फिर से गलत मानने के लिए सबसे पहले सोसाइटी में कल्चरल शिफ्ट जरूरी है। एजुकेशन से एथिक्स और सिविक सेंस बिल्ड करना होगा ताकि लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि समाज और रूल्स के लिए भी जिम्मेदार महसूस करें। जनता को ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो सिस्टम में फियर और अकाउंटेबिलिटी वापस लाए, जैसे क्यों कॉस्ट ओवररन हुआ, क्यों प्रोब सिलेक्टिव है, और आरटीआई का इस्तेमाल करके सवाल पूछे। जब लोग लगातार स्क्रूटनी और क्वेश्चनिंग करेंगे तो करप्ट प्रैक्टिस दबने लगेगी। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।